Good morning, everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. So, today we are again here with Geography Class 6 Major Landforms of the Earth. So, let's start our lesson. You must have seen some of the landforms features as shown in the figure 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. The earth has an infinite variety of landforms. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. तो जैसे कि आप नीचे इस फिगर में देख रहे हैं, जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से अगर हम देखें तो कहीं पर भी इवन आपको नहीं मिलेगी. कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है तो कहीं पर फ्लैट एरिया है. तो जो लैंड फॉर्म्स है पृथ्वी पर वो अलग अलग तरह के हैं. दीज लैंड फॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस. और जितने भी लैंड फॉर्म्स हम देखते हैं यहाँ धरती पर ज़मीन पर वो दो रीज़न की वजह से हैं. उनके दो प्रोसेस हैं. यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज़ स्लोली मूविंग. तो आपको जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि जिस ज़मीन पर आप खड़े हैं वो भी धीरे धीरे मूव कर रहा है. विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज़ टेकिंग प्लेस. द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लेड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस. तो जो पृथ्वी के अंदर का जो मूवमेंट है वो हमें उसके सरफेस पर भी दिखता है. उसकी वजह से जो इंटरनल मूवमेंट है उसकी वजह से कहीं कहीं पर पृथ्वी है जो नीचे धंस जाती है और कहीं कहीं पर उसमें उभार दिखने लगते हैं हमें. तो जिसकी वजह से जो जितने भी लैंड फॉर्म्स बने हैं पृथ्वी पर वो सभी उसी की वो जो इंटरनल उसके अंदर जो प्रोसेस चल रहा है मूवमेंट का उसी वजह से हमें अलग अलग लैंड फॉर्म्स इस पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं. Let's read out Do you know? A hill is a land surface that rises higher than the surrounding area. जो एक हिल होती है जैसे कि आपने अपने आसपास देखा भी होगा वो अपने सराउंडिंग एरिया से थोड़ी सी ऊंची होती है. ओके, जनरली अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 meters इज टर्म्ड एज अ माउंटेन. और कुछ ऐसी हिल्स होती हैं जो कि 600 मीटर से ज़्यादा ऊंची होती है, जिनकी की हाइट 600 मीटर से ज़्यादा होती है ऊंची, उन्हें हम माउंटेन्स कहते हैं. यानी कि बहुत हाई हिल्स, माउंटेन्स, पहाड़. ओके, नाउ हियर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू. नेम सम माउंटेन्स विद अ हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर्स. अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसे माउंटेन्स के नाम आपने लिखने हैं अपनी नोटबुक में जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है. नाउ लेट्स डू मेकिंग ऑफ अ माउंटेन. अब आपको एक माउंटेन बनाना है तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए. ऑल यू रिक्वायर इज़ अ पाइल ऑफ पेपर. सबसे पहले तो आपको थोड़े से पेपर्स चाहिए. पुट द पेपर्स ऑन योर टेबल. अब उन सभी पेपर्स को आप अपने टेबल पर रख लीजिए. पुश द पेपर्स फ्रॉम बोथ साइड्स बाय योर हैंड्स. अब अपने हाथों को दोनों साइड में रख के पेपर्स के उनको आपस में पुश कीजिए, उन्हें अपनी तरफ लेकर आइए. द शीट विल बी फोल्डेड एंड राइज इनटू अ पीक. और इस तरह से आप देखेंगे कि जो शीट्स हैं वो थोड़ा ऊपर उठ गई हैं एक पीक की तरह. यू हैव मेड अ माउंटेन. अब देखिए आपने एक माउंटेन बना दिया. इन द सेम प्रोसेस आर हिमालयाज एंड द एल्प्स वर फॉर्म्ड. और इसी तरह से हमारे पृथ्वी के जितने भी माउंटेन्स हैं, चाहे वो हिमालयाज हैं चाहे एल्प्स हैं, वो सभी पर्वत श्रृंखलाएं हमारी पृथ्वी की इसी तरह से बनी हैं. Now come to the lesson. The second or the external process is the continuous wearing down the rebuilding of the land surface. और जो दूसरा प्रोसेस है वो है एक्सटर्नल प्रोसेस जिसमें कि पूरा टाइम रिबिल्डिंग होती रहती है हमारे लैंड सरफेस की. The wearing away of the earth surface is called erosion. और इसे हम कहते हैं इरोजन यानी कि घिसाव. The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. अब जैसे कि इरोजन से जबकि जो हमारा लैंड सरफेस है वो घिसता जाता है, उसकी जो ज़मीन है, जो सरफेस एरिया है वो नीचे जाता है. वहीं जो एक दूसरा प्रोसेस है, एक्सटर्नल प्रोसेस है जो दूसरा, वो है डिपोजिशन यानी कि कहीं पर किसी चीज़ को इकट्ठा करना. तो उससे जो हमारी पृथ्वी का सरफेस है उसमें थोड़ा उभार भी आता जाता है. These two process आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड. और जो दोनों ही प्रोसेस हैं इरोजन और डिपोजिशन के, वो किसकी वजह से होते हैं, या तो रनिंग वाटर की वजह से, बहते हुए पानी की वजह से, या आइस की वजह से जो कि आइस मेल्ट होती जाती है उसकी वजह से, या फिर विंड की वजह से, चलती हुई हवा की वजह से. ये दोनों प्रोसेस पृथ्वी पर हमारे चलते रहते हैं, इरोजन और डिपोजिशन.
Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateaus and plains. जो भी हमारे लैंडफॉर्म्स हैं उन्हें हम एलिवेशन या स्लोप के आधार पर पर्वतों में, प्लेट्यूज में यानी कि पठार में, या प्लेन एरिया में यानी समतल एरियाज में हम अलग अलग उन्हें डिवाइड कर सकते हैं. अब चलिए इन सबको हम आगे डिटेल से पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहले है माउंटेन्स यानी पर्वत. अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. माउंटेन वो होता है जो कि पृथ्वी पर नेचुरली हमें एक उभार नज़र आता है. द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस. जो माउंटेन्स होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका जो बेस एरिया हो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो. इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया. अब ये माना जाता है कि वो अपने आसपास के सरफेस एरिया से ऊंचाई पर होते हैं, यानी कि उनका जो आसपास का सरफेस एरिया उससे वो हमेशा ऊंची हाइट पर होते हैं. सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स. तो कई बार तो कुछ ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो कि अपने बादलों से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं. एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर. और इन माउंटेन्स पर आप जैसे जैसे ज़्यादा हाइट पर चढ़ते जाएंगे वहाँ पर आपको क्लाइमेट जो है वो ज़्यादा ठंडा महसूस होता जाएगा. इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस. कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हैं जहाँ पर कि परमानेंट जो रिवर्स हैं वो फ्रोजन रहती हैं, जमी रहती हैं. दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स और इन्हें हम कहते हैं ग्लेशियर्स. देयर आर सम माउंटेन्स यू कैनॉट सी एज दे आर अंडर द सी. Because of harsh climate, less people live in the mountains areas. Since the slopes are steep, less land is available for farming. जो कुछ mountains ऐसे भी हैं जो कि समंदर के नीचे हैं, ठीक है. और जो यहाँ पर जितने भी माउंटेन्स हैं वहाँ पर अगर हम देखें तो इंसान बहुत कम रहते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक तो प्लेन सरफेस नहीं है, खेती बाड़ी वहाँ पर नहीं हो सकती, वहाँ पर घर बनाना मुश्किल है. तो हम देखते हैं ज़्यादातर एक और वहाँ पर अगर हम देखें तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है. तो जो ये सारी हार्श कंडीशंस हैं इनकी वजह से जो बहुत कम पर्सनस हैं, जो बहुत कम पीपल हैं माउंटेन एरियाज़ में रहते हैं. माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज. तो जो माउंटेन्स हैं हम उन्हें अगर एक लाइन में भी अरेंज करें तो हम उसे कहेंगे रेंज यानी कि श्रृंखला. मैनी माउंटेन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. तो बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे भी हैं जो कि पैरेलल हैं और जो कि हज़ारों किलोमीटर्स तक आगे फैले हुए हैं. द हिमालयाज, द एल्प्स एंड द एंडीज आर माउंटेन्स रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका. अब जैसे कि हम देख सकते हैं अपने आसपास जो हिमालयाज़ हैं इंडिया में, एल्प्स हैं यूरोप में, और जो अपना एंडीज़ हैं वो साउथ अमेरिका में है. ये कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं. माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप. अब हम अगर देखें तो जो ये माउंटेन्स हैं जितने भी पृथ्वी पर, उन सब की जो हाइट और शेप है वो अलग अलग होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. अगर हम ब्रॉडली इनको डिवाइड करें तो 3 तरह के मेनली माउंटेन्स होते हैं. फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वोल्केनिक माउंटेन्स. ये 3 तरह के माउंटेन्स हमें पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं. द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक. अगर हम सबसे यंग फोल्डेड माउंटेन्स को देखें तो वो हैं हिमालयन माउंटेन्स और एल्प्स माउंटेन, जिनकी की जो पीक है वो बहुत ही कोनिकल शेप की है. द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड. और अगर हम अरावली पर्वत श्रृंखला को देखें जो कि इंडिया में है तो वो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है फोल्डेड माउंटेन्स की. द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वॉर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन. तो जो आज की जो इसकी हालत है या जो कहे आज के टाइम में जो हम देख रहे हैं वो ये पर्वत श्रृंखला इरोजन की वजह से है. द अपालाचियान्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द उरल माउंटेन्स इन रशिया have rounded features and low elevation. They are very old fold mountains. तो जो ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और रशिया के हम माउंटेन्स देख रहे हैं जो उनके फीचर्स हैं वो लो एलिवेशन वाले हैं और साथ ही ये भी दुनिया के पुराने फोल्डेड माउंटेन्स में से ही एक हैं. अब नेक्स्ट हमारा आता है ब्लॉक माउंटेन्स. ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली. जब बहुत बड़े लंबे चौड़े एरियाज जब टूट जाते हैं और वो वर्टिकली सेट हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स.
The uplifting blocks are termed as horsts and the lowered ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रैबन। तो जो इसमें जो उभार वाले जो एरियाज होते हैं उन्हें हम कहते हैं हॉर्ट्स, और जो कि थोड़ा नीचे चले जाते हैं एरियाज उन्हें हम कहते हैं ग्रेबन। द राइन वैली एंड द वॉस्गेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम्स। और इसी तरह से जो राइन वैली है या जो वॉस्गस माउंटेन्स है यूरोप के, वो इसी तरह के माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। Locate them on the world map in the atlas and find out some more examples of this type of landforms। अब ये आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि आप इसी तरह के कुछ और माउंटेन्स वर्ल्ड मैप पर ढूंढिए और देखिए कि वो कहाँ पर हैं। इस तरह के लैंडफॉर्म्स आपको और कहाँ कहाँ पर वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वोल्केनिक माउंटेन्स। तो वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। अब जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि जो वोल्केनिक माउंटेन्स हैं वो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनते हैं। माउंट किलिमांजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स। तो जो ये अफ्रीका और जापान के माउंटेन्स है, किलिमांजारो और फुजियामा, ये दोनों ही माउंटेन्स वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बने हैं। माउंटेन्स आर वेरी यूज़फुल। अब अगर हम देखें इनकी कि ये हमारे लिए किस तरह से लाभदायक हैं, तो जो माउंटेन्स हैं, जो पर्वत है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर, मैनी रिवर्स देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स। अब सबसे पहला तो यही है कि जो हमारे माउंटेन्स है वो हमारे लिए एक पानी का स्टोर हाउस है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ माउंटेन्स से आती हैं, यानी ग्लेशियर से आती हैं। जब ग्लेशियर की बर्फ़ पिघलना शुरू होती है तो वो एक नदी का रूप धारण कर लेती हैं। रिजर्वर्स आर मेड एंड द वाटर इज़ हार्नेस्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल। तो जो रिजर्वर होते हैं वो पानी को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं और उस पानी को इकट्ठा किया जाता है ताकि जो पीपल हैं वो उस पानी को बाद में इस्तेमाल में ला सके। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ साथ इस पर्वतीय पानी का इस्तेमाल जो इरिगेशन के लिए भी किया जाता है, यानी कि सिंचाई के लिए भी किया जाता है खेतों में, और साथ ही साथ इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। The river valleys and terraces are ideal for cultivation of crops। जो हमारे पहाड़ों के बीच में जो वैलीज़ होती हैं, रिवर वैलीज़ जो होती हैं, और जो टेरेस होते हैं, वो सब कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छे लैंड एरियाज़ हैं। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। जो हमारे माउंटेन्स हैं वो बहुत ही रिच हैं फ्लोरा और फ्यूना के लिए। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फोडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम्स, रेजिन्स एट्सेट्रा। तो जो हमारे पर्वत है हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि शेल्टर है या फिर फ्यूल है, जैसे कि गम्स, रेजिन्स, बहुत सारी चीज़ें वो हमें प्रोवाइड करते हैं हमारे माउंटेन्स। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट्स। साथ ही साथ जो माउंटेन्स हैं हमारे, वो हमारे लिए, जो हमारे टूरिस्ट हैं उनके लिए एक आइडियल साइट है। लोग यहाँ पर घूमने आना बहुत पसंद करते हैं। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। जो माउंटेन्स में जो टूरिस्ट आते हैं वो आते हैं उसकी जो एक बिल्कुल सीनरी टाइप की जो ब्यूटी होती है, जो नेचुरल खूबसूरती होती है, उसे देखने के लिए टूरिस्ट माउंटेन्स पर जाते हैं। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स भी है जो कि माउंटेन्स में पॉपुलर होते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयाज एसोसिएटेड विद दीज स्पोर्ट्स। अब ये एक फिर से छोटी सी एक्टिविटी आपके लिए है कि हिमालयाज में कुछ और ऐसी इस तरह के स्पोर्ट्स अगर किए जाते हैं तो आप उनके नाम बताइए। नेक्स्ट हमारा आता है प्लेट्यूज। अ प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। अब जो प्लेट्यू होते हैं वो एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होते हैं, वो अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया से थोड़े ऊंचे उठे होते हैं, लेकिन माउंटेन्स की तरह उन पर पीक नहीं होती है, वो ऊपर से फ्लैट टेबल लैंड की तरह होते हैं। अ प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। और एक प्लेट्यू के एक से ज़्यादा साइड्स हो सकती हैं और जो कि बहुत स्टीप स्लोप्स वाली हो सकती हैं। द हाइट ऑफ प्लेट्यूज ओफन
वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। और जो हाइट होती है प्लेट्यू की वो भी कुछ 100 से लेकर बहुत हज़ारों तक की तादाद, मतलब बहुत हज़ारों मीटर की भी हो सकती है। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड। अब जैसे कि माउंटेन्स होते हैं यंग या ओल्ड, नए या पुराने माउंटेन्स होते हैं, उसी तरह जो प्लेट्यूज हैं वो भी नए या पुराने हो सकते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। तो जो हमारे इंडिया में जो डेक्कन प्लेट्यू है वो भी दुनिया के बहुत ही ओल्डेस्ट प्लेट्यूज में से एक है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यूज इन कीनिया, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यूज ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो ईस्ट अफ्रीका में है कीनिया, तंजानिया और युगांडा, और वेस्टर्न प्लेट्यू है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि पुराने प्लेट्यूज के ही एग्जाम्पल्स हैं। The Tibet Plateau is the highest plateau in the world with a height of 4,000 to 6,000 meters above the mean sea level। तो जो तिब्बत का प्लेट्यू है वो सबसे ऊंचा प्लेट्यू है दुनिया में, जिसकी की हाइट 4,000 से लेकर 6,000 मीटर्स की है सी लेवल से। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। तो जो प्लेट्यू हैं, जिस तरह कि हमने माउंटेन्स का देखा, उसी तरह जो प्लेट्यूज भी हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल मिलता है। एज अ रिज़ल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज़ इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज़। और इसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा, अगर हम देखें माइनिंग कहाँ होती है तो वो प्लेट्यूज़ में ही होती है। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। तो जो अफ्रीका के प्लेट्यूज़ हैं वो गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो जो जितने भी ये हम देख रहे हैं मिनरल्स, यहाँ पर आयरन है, चाहे कोल है, चाहे मैग्नीज है, वो भी इंडिया के छोटा नागपुर प्लेट्यूज से हमें मिलती है। In the plateau areas, there may be several waterfalls as the river falls from a great height। तो यहाँ पर हमें प्लेट्यूज में बहुत सारे मिलते हैं, वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिवर्स है वो बहुत हाइट से गिरती हैं। इन इंडिया द हुंड्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुबर्नारेखा एंड द जोग फॉल्स इन द कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स। तो इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू में सुबर्नारेखा जो वाटरफॉल है और जो जोग फॉल है कर्नाटका में, वो इसी तरह के वाटरफॉल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉयल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। इसके अलावा जो लावा प्लेट्यूज होते हैं जिनकी की ब्लैक सॉयल होती है वो बहुत फर्टाइल होते हैं कल्टीवेशन के लिए, फसल उगाने के लिए। मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट्स। इसके अलावा कुछ प्लेट्यूज ऐसे भी हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज प्लेन्स। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड। बहुत लंबे चौड़े जो फ्लैट लैंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लेन्स। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। ये ज़्यादातर हम देखते हैं कि सी लेवल से 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल। कुछ प्लेन्स तो इतने ज़्यादा प्लेन होते हैं कि उनका जो सरफेस एरिया वो बहुत ही ज़्यादा समतल होता है। अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडलेटिंग। कुछ प्लेन्स ऐसे भी होते हैं जो थोड़े बहुत ऊबड़ खाबड़ होते हैं, जिनका कि जो सरफेस एरिया है वो इतना ज़्यादा स्मूथ या समतल नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो ज़्यादातर जितने भी प्लेन लैंड्स हैं वो रिवर्स ने और उनकी ट्रिब्यूटरीज ने बनाए होते हैं। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। जब पहाड़ों से नदियाँ नीचे की तरफ आती हैं तो उन्हें इरोड करती हुई आती हैं, उन्हें काटती हुई आती हैं। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटीरियल। और जो उनके अपने साथ वो फ्लो के साथ साथ वो जो इरोडेड मटीरियल है उसको बहाकर ले आती हैं। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स, सैंड एंड सिल्ट अलॉन्ग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैलीज। तो जब वो नीचे बहती हुई आती हैं पहाड़ों से
तो उनके साथ जो पत्थर या जो सैंड है, जो सिल्ट हैं, वो सब या तो उसके किनारों पर या उनकी वैली में जमा होते रहते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड, और इन्हीं सभी डिपोजिशन की वजह से ये प्लेन एरिया या प्लेन लैंड्स बनते हैं। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी। तो ज़्यादातर ये जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, साथ ही साथ यहाँ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो जो नदियों के द्वारा बनाए गए प्लेन लैंड हैं वो ज़्यादातर आप देखेंगे एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में आपको ये बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड यंगीज़ा इन चाइना। तो ये जो फ्लैट लैंड हम देखते हैं, प्लेन एरियाज़ देखते हैं, वो इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाए हैं और चाइना में यंगीज़ा नदी ने बनाए हैं। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज़ फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। तो जो ह्यूमन के या जो इंसानों के जो बसने की सबसे अच्छी जगह है वो प्लेन्स ही हैं। देयर इज़ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। अब क्योंकि यहाँ पर जो मकान है वो बनाना भी आसान होता है, साथ ही साथ जो ये प्लेन एरियाज़ होते हैं वो कल्टिवेशन के लिए भी बहुत सही होते हैं। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन। जैसे कि हमने पहले पैराग्राफ में ही पढ़ा है कि जो ये लैंड एरियाज़ होते हैं, प्लेन एरियाज़ जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, तो ये प्रोडक्टिव बहुत होते हैं, प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन इंडिया टू द इंडो गेंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब अगर हम इंडिया की ही बात करें तो यहाँ पर जो इंडो गैंगस्टिक प्लेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस और बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन्स हैं हमारे देश के। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। अब जितने भी इंसान हैं वो अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स में अलग अलग तरह से रहते हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज़, प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस। अब जैसे कि हमने देखा पहले भी कि जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं, जो कि पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है कंपैरेटिवली प्लेन के लिए। प्लेन एरिया इंसानों को एक बहुत ही अच्छी कंडीशंस देता है रहने के लिए। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और अ रोड इन अ प्लेन देन अ माउंटेन। अब प्लेन एरिया में जो कंडीशंस है वो बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ पर खेती या फसल उगाना बहुत आसान है, घर बनाना बहुत आसान है, साथ ही साथ रोड बनाना भी यहाँ पर पहाड़ों के कंपैरिजन में बहुत ही आसान है। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग लैंड फॉर्म्स में जो इंसान रहते हैं उनके जीने के तरीके में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। समटाइम्स नेचुरल क्लैमिटीज़ सच एज अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शंस। कई बार कुछ नेचुरल क्लैमिटीज़ भी हो जाती हैं जिनकी वजह से कि इंसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे अर्थक्वेक है, ये वोल्केनिक इरप्शन है, या स्टॉर्म्स है, फ्लड है। ये सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा कर देती हैं पूरे समाज में। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस, और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा कई बार जान और माल की हानि हो जाती है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंसेस वी मे लोअर द रिस्क्स। और अगर हम इन सभी चीज़ों के बारे में सभी में अवेयरनेस जगा देते हैं तो हम इस तरह के इंसिडेंसेस से बच सकते हैं या उनके रिस्क को एटलीस्ट कम तो कर सकते हैं। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग्स इन हाउ मैनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। आपने अपने आसपास के एरिया में ही देखा होगा कि जो लैंड है हम उसे किस तरह से यूज़ करते हैं, या जो वाटर है हम उसे किस तरह से इस्तेमाल में लाते हैं। Quite often we use the land in a wasteful manner. For example, constructing houses on a fertile land. Similarly, we throw garbage on land or in water, making them dirty.
लेकिन हमने देखा है कि हम आसपास के अपने लैंड एरिया को बहुत ही वेस्ट मैनर से इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे फर्टाइल लैंड पर घर बनाना और इसी तरह से कहीं पर भी गार्बेज कूड़ा कबाड़ा फेंक देना या पानी में गंदगी फेंक देना, जिससे कि जो लैंड एरिया है या जो वाटर है हमारे सोर्सेज हैं वो सारे डर्टी हो जाते हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर। तो जितने भी जो हमारे नेचुरल गिफ्ट्स जो हमें मिले हैं उन सबको हमें केयरलेस मैनर से यूज़ करना अब छोड़ना चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आर यूज़, इट इज़ आर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। तो जितना भी ये लैंड एरिया है ये सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है, बल्कि इसे हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एक अच्छे और एक समृद्ध जगह के रूप में छोड़ना चाहिए। डू यू नो, स्वच्छ भारत मिशन means healthy mind lives in healthy body, and for a healthy body, clean environment, particularly clean water, air and hygienic surroundings are prerequisites. स्वच्छ भारत मिशन का भी यही मानना है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का विकास होता है, और एक स्वस्थ शरीर के लिए हमें चाहिए एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट, मतलब साफ़ पानी, साफ़ हवा और हाइजीनिक सराउंडिंग्स। स्वच्छ भारत मिशन, a government of India program aims to achieve all these for people। और जो स्वच्छ भारत मिशन जो भारतीय सरकार के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है, इसका भी यही उद्देश्य है इन सभी ज़रूरतों को हर इंसान के लिए अचीव करना, पूरा करना। नाउ लुक केयरफुली एट फोटोग्राफ्स नंबर 1 to 10। राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फोटोग्राफ। तो यहाँ आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है जिसमें 1 से लेकर 10 तक कुछ फोटोग्राफ्स दिए गए हैं, जिन्हें देखकर आपको सभी के बारे में कोई एक सेंटेंस लिखना है। नेम द लैंडफॉर्म्स फीचर्स शोन इन द फोटोग्राफ नंबर 1, 2 and 7। तो यहाँ पर 1, 2 और 7 जो फोटोग्राफ्स हैं उनमें कौन सी लैंडफॉर्म दिखाई गई है, आपको उनके नाम लिखने हैं। व्हाट अपीयर्स टू बी द मेन यूज़ ऑफ दिस लैंड। जो फोटोग्राफ 9 में एक लैंडफॉर्म दिखाई गई है उसका क्या यूज़ है। What activities do you see in the photograph number 3, 6, 8 and 9? फोटोग्राफ नंबर 3, 6, 8, 9 में आपको कौन सी एक्टिविटी नज़र आ रही है उसका नाम लिखिए। What type of houses do you see in photograph number 4 and 5? 4 and 5 नंबर फोटोग्राफ्स में आपको किस तरह के घर नज़र आ रहे हैं। Name the water sports games shown in the photograph 3 and 8। फोटोग्राफ 3 and 8 में दिए गए स्पोर्ट्स या वाटर स्पोर्ट्स के नाम बताइए। नेम 2 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स शोन इन फोटोग्राफ 1 and 10। फोटोग्राफ 1 और 10 में जो ट्रांसपोर्ट के साधन दिखाए गए हैं उनके नाम लिखिए। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।